नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अग्रहरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्रीकल्चर में। दोस्तों, कल हमने बात की थी प्री एग्ज़ाम के सेकंड पार्ट। हालांकि वो अलग से नहीं होगा, उसी 120 क्वेश्चंस में ही जो दूसरा पक्ष है यानी कि 40 क्वेश्चन की। आज हम बात करेंगे उसके मेजर पार्ट यानी जहाँ से 80 सवाल आने हैं, यानी एग्रीकल्चर वाले पार्ट की। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले तो उसके सिलेबस को जान लेना सबसे अहम है। अगर आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो आप आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और किसी भी एग्ज़ाम में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है उसमें यह जानना कि क्या पढ़ना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये सब सिलेबस इतने ज़्यादा वास्ट होते हैं कि अगर आप इसकी गहराइयों में उतरे तो आप परेशान हो जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट की सिलेबस की, जो कि आयोग द्वारा प्रकाशित हुई थी, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करेंगे। तो आज बात करते हैं कि कहाँ से क्या पूछ सकता है और उसको हम डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको अलग से कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मैं बताता जाऊँ, एक काम आप कीजिए, पेन एंड कॉपी लेकर बैठिए और उसे नोट करते जाइए। जिस भी तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखिए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए। हो सके तो आप इसकी स्पीड बढ़ा दीजिएगा। यूट्यूब में ऑप्शन आता है 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड से देखिएगा। सबसे पहला जो हमारा है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोड्यूसिंग क्लाइमेट एलिमेंट एज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप ग्रोथ। तो क्या क्या वायुवर्णीय यानी कि वातावरणीय कारक हैं जो हमारे फसल का वितरण, यानी कि कहीं पर चावल ज़्यादा पैदा हो रहा है, कहीं पर गेहूँ ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो क्या उसके पीछे का कारण है, क्यों कहीं पर गेहूँ ज़्यादा पैदा हो रहा है, क्यों कहीं पर चावल ज़्यादा पैदा हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद है क्लाइमेटिक एलिमेंट एज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप ग्रोथ। किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरी वातावरणीय दशाएं हैं, यानी आपको मेट्रोलॉजी से संबंधित ये पार्ट है। इसके अलावा ये पोषक तत्वों से संबंधित भी पार्ट है, आगे आएंगे। वो आपको पढ़ना है कि एक पौधे को बड़े होने में किन किन घटकों की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूपी। अब दोस्तों, क्योंकि ये यूपी पीएससी का एग्ज़ाम है तो आपको यूपी स्पेशल क्रॉप्स और यूपी का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इसको बड़ी डिटेल में पढ़ना है। हो सके तो आप इसका एक नोट्स बनाइए, कॉपी कलम लेके बैठिए और जितने भी जिस जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में यूपी का आता है उसको आप गहराई से पढ़िए। आगे देखते हैं तो है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टोरी रिले एंड इंटरक्रॉपिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। तो जितनी भी क्रॉप पैटर्न हैं या फिर जितनी भी विधियां हैं किसी क्रॉप को उगाने की, वो आपको पढ़नी है। हालांकि इसमें उन्होंने स्पेशली कह रखा है कि मल्टी स्टोरी क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, रिले क्रॉपिंग क्या है, इंटर क्रॉपिंग क्या है। अब इंटर क्रॉपिंग को आपको और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इंटर क्रॉपिंग से आते हैं कि किन दो फसलों के बीच कौन सा फसल उगाएं, कौन सा हर्बिसाइड यूज करें। जो जैसे कि पूछ लेता है कि गेहूं और सरसों का अपने इंटर क्रॉपिंग आप कर रहे हैं तो उनमें कौन सा हर्बिसाइड यूज करें। तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें। आयोग ऐसे ही सवालों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी यूपी में ऐसे जो जो हमारी यूपी में इंटर क्रॉपिंग हो रही है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि अदर राज्य में क्या हो रहा है। आपको यूपी पे फोकस करना है कि यहाँ पर कौन सा ज़्यादा पैटर्न सही रहेगा। आगे चलते हैं तो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर, सुगर एंड कैश क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ एंड रबी सीजन इन डिफरेंट रीजन ऑफ यूपी। अब फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सीरियल्स हैं, पल्स सीरियल्स मीन्स आपके जितने भी खाद्यान्न वाली हैं यानी कि गेहूँ चावल, इसके अलावा पल्सेज यानी दालें, ऑयल सीड यानी तेल वाली फसलें, फाइबर्स यानी जितनी रेशे वाली फसलें, और शुगर इन्होंने लिख रखा है यानी जो भी मिठास वाली चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पर मेन चीज़ उनका गन्ना, चुकंदर, इन सब चीज़ों से है। गन्ना ज़्यादा होता है तो गन्ने पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड कैश क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग, और जितनी नकदी फसलें हैं तो नकदी फसलें जो हैं उन पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि इससे हमें आय प्राप्त होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे फसलों को आप डिटेल में पढ़िए कि उनका बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, और इन सब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ये फसलें भारत सरकार को या फिर उत्तर प्रदेश सरकार को इससे क्या क्या लाभ हो रहा है, इसका वितरण किस किस क्षेत्रों में है,
और ये किस प्रकार से अगर आप बनते हैं और क्या क्या आपके सामने समस्याएं आएंगी, तो उस स्तर की आपको पढ़ाई करनी। तो इस तरह से आपको खरीफ और रबी सीज़न के इन फसलों का बॉटनिकल नेम और फैमिली, इसके अलावा डिजीज़ डिसऑर्डर और इसका किस तरह से मार्केटिंग हो रहा है, पैकेजिंग कैसे हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में जा रहा है, किन क्षेत्रों से आ रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं तो important features, scope and propagation of various type of forestry plant with reference to agroforestry and social forestry। अब देखिए फॉरेस्ट्री से ये इन्होंने पार्ट उठा लिया है कि क्या क्या किसी फॉरेस्ट्री जो क्रॉप हैं उनका स्कोप क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि फॉरेस्ट्री वाली फसलों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनका काफ़ी योगदान है। सोशल फॉरेस्ट्री का खास करके सरकार का बहुत प्रयास रहता है कि वो सोशल फॉरेस्ट्री पे ध्यान दें, जिससे हमारा वातावरण अच्छा रहे। हमारा जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट चेंज के लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं और उन्होंने वादा कर रखा है कि हम सड़कों के किनारे या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगे हैं प्लांटेशन कार्यक्रम किया जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर क्या क्या उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन कौन से पौधे सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, किन किन जनजातियों से उनका संबंध है, इन चीज़ों को आपको एज अ होल देखना है। खाली लाइन टू लाइन सिलेबस को नहीं देखना है, उसके अंदर छिपे अवयवों को भी देखना है कि कहाँ से और भी सवाल बन सकता है, तो ही आप उसके मर्म को समझ सकेंगे, इस क्वेश्चन के मर्म को। आगे चलते हैं तो ये प्लांट्स विद रेफरेंस टू एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री हो गया था। वीड्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिसमिनेशन एसोसिएशन विद वेरियस फील्ड क्रॉप्स। तो अब आ गया वीड का, क्योंकि बहुत लंबा ये सिलेबस है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। हाँ, आपको तरीके बता दे रहा हूँ कहाँ से पूछेगा। तो वीड का अब आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे वीड हैं जो यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस हैं या यूपी में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ऐसे कई सारे जैसे कांग्रेस घास है, यूपी में उनका काफ़ी ज़्यादा फैलाव है, तो इनको आपको ध्यान देना है, उनके बॉटनिकल नेम को। और कुल मिलाकर उनका ओवरऑल जो भी क्षेत्र है उसको ध्यान देना है। और इसका फील्ड क्रॉप्स के साथ क्या क्या है, यानी कि किन किन फसलों में कौन कौन से वीड ज़्यादा फैले हुए हैं, उनका क्या क्या उपचार किया जा सकता है, देयर मल्टीप्लिकेशन कैसे ये फैलते हैं, एंड कंट्रोल और उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स इंक्लूडिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इन्होंने सॉइल साइंस के काफ़ी पार्ट को छोटा कर रखा है, हालांकि अच्छा नीचे एक और स्लाइड है अभी। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स इंक्लूडिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो भी पूरे भारत में सॉइल का वर्गीकरण है वो तो आपको देखना ही है। इसके अलावा आपको इसमें लिखा है यानी यूपी स्पेशल भी आपको देखनी है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदाएँ ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल्स एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। ये चीज़ आपको देखना है कि जो खनिज हैं या फिर कार्बनिक पदार्थ हैं वो उनका संगठन क्या है, कैसे वो बनते हैं और सॉइल में उनका रोल क्या है। सॉइल प्रोडक्टिविटी यानी कि सॉइल की उत्पादकता को बढ़ाने में कार्बनिक और मिनरल्स का क्या रोल है। जैसे आपको पढ़ना होगा, इसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण है FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि इससे भूमि को क्या लाभ हो रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें केमिकल फर्टिलाइजर से तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये आपको देखना है। आगे है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, प्रॉब्लम सॉइल लिखा है, वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल एक्सटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड देयर रिक्लेमेशन। तो इन्होंने पूरे भारत के यहाँ पर बात किया है, पूरे भारत की जो सॉइल्स हैं, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, उनका कैसे हम इलाज करें और कहाँ कहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ का वो वितरण है, वो देखना है आपको। आगे है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर अदर बेनिफिशियल एलिमेंट इन सॉइल एंड प्लांट्स। तो पौधों का जो पोषक तत्व है और जो भी लाभदायक चीज़ें हैं मृदा में, उसको भी जानना है। यानी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं हमारे मृदाओं में जिससे हमारे पौधों को फ़ायदा होता है या हमारा उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी अटैचमेंट है उसको आपको देखना है। आगे है देयर ऑकरेंस फैक्टर अफेक्टिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड साइकिलिंग। जितने भी तत्व हैं उनका क्या क्या फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और उनका वातावरण में कैसे चक्रण होता है, कैसे वो ज़मीन में आती हैं और कैसे जाती हैं। आगे है सिम्बियोटिक एंड नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तो एक ऐसा पक्ष है जो कि एग्रीकल्चर के बच्चों का बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश भूल गए तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि जो मृदा में सहजीवी और नॉन लेग्यूमिनस या फिर नॉन सिम्बियोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैसे कि आप सभी जानते हैं दलहनी फसलों में सिम्बियोटिक और जो गैर दलहनी फसलें उसमें नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है।
वो आपको पढ़ना है। हालांकि ये पद से बहुत सारे बच्चों का तैयार रहता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड इट्स इवैल्यूएशन फॉर जुडिशियस फर्टिलाइज़र यूज़। आजकल क्या हो रहा है कि लोग अंधाधुंध नाइट्रोजन का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं खेतों में। तो हमें जानना है कि कैसे हम उसका एक न्यायिक तरीके से, न्यायिक यहाँ पर मतलब है संतुलित तरीके से प्रयोग करें कि हमारी मृदा भी सुरक्षित रहे और हमारे आने वाला पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। क्योंकि ज़्यादा मृदा का जो फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग कर रहे हैं उससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। हमने एक बार शुरू में आपको बता दिया था कि क्योंकि ये प्रशासनिक सेवाओं के लिए एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आपको जेआरएफ लेवल की तैयारी नहीं करनी है। आपको एक ऐसे कृषि के एक ऐसे आयाम को ढूंढना है जो कि आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई सब कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर रही है। इसलिए इन चीज़ों को इस नज़रिए से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ना जाइएगा और बहुत ज़्यादा सतह पे भी ना पढ़िएगा, यानी आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना है। आगे बात करते हैं। आप पूरा वीडियो देखा कीजिए क्योंकि मैं बीच बीच में ही कभी कभी अच्छी बातें बता देता हूँ जो आपके काम की निकल जाती है, तो वीडियो स्किप ना किया कीजिए। आगे है सॉइल कंजर्वेशन प्लानिंग ऑन वाटर सेट बेसिस। तो मृदा का सुधार कैसे किया जाए, मृदा का उसका प्लानिंग कैसे किया जाए, हाँ मृदा जल का कैसे बचाव किया जाए। आगे है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आपको तीनों पढ़ने होंगे, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर फार्मिंग और जो वर्षा आधारित रेनफेड है वो भी पढ़ने हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ड्राई लैंड का मतलब बस ड्राई फार्मिंग समझ लेते हैं। तो ये तीनों आपको पढ़ना और इसकी क्या क्या दिक्कतें हैं ये आपको पढ़ना है, कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से या भारत के कौन कौन से इलाकों में कौन सा फेमस है। आगे है टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रेनफेड एग्रीकल्चर एरिया ऑफ यूपी। देखिए लिख दिया है यूपी के अंतर्गत। नेसेसिटी एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हालांकि अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत लार्ज स्केल पे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा कि भारत के या उत्तर प्रदेश के कौन कौन से भागों में ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से हो रहा है, तो वो आपके काम करेगा। आगे चलते हैं। इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो बहुत सिंपल है, आपको ये पढ़ना ही था, इसको आपको पढ़ना ही है, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिएगा इसका इतिहास कि सिंचाई का इतिहास कब से शुरू हुआ है। ये सवाल आपके सीसैट वाले पार्ट में भी पूछ सकता है, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट आपके सीसैट में भी पूछ सकता है। उसमें दिया भी एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, आपने ध्यान दिया होगा, जो मेरी पिछले वीडियोज़ को देखे होंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने बात बताया है। तो इरिगेशन का आपको थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना, कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, मिस्र वगैरह का जो पूरा कहानी है। ड्रेनेज, जल निकासी की क्या क्या ज़रूरतें हैं, जल निकासी क्यों आवश्यक है, हाँ कैसे ये फसलें बर्बाद कर सकता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब आ गया देखिए इकोनॉमिक्स का पार्ट, फार्म मैनेजमेंट एंड इट्स स्कोप। तो फार्म मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं। अरुण कात्यायन में तो बहुत ही ज़्यादा इजी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत थोड़ा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कोई इकोनॉमिक्स का नोट जहाँ मिले वहाँ से पढ़िएगा। TNAU का आई थिंक एक PDF है, अगर हो सका तो मैं इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दूँगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लीजिएगा। आगे है इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब देखिए ध्यान दीजिए, कोऑपरेटिव का ही भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आप भले ही छोटे लार्ज स्मॉल स्केल पे आप खेती करते हैं, लेकिन आप समूह में खेती कीजिए, समूह में तभी आपका विकास हो सकता है। इसीलिए तो सरकार ने FPO जैसी भी चीज़ें लाई हैं, स्कीम लाई हैं कि आपका कुछ विकास हो। FPO हालांकि कोऑपरेटिव के अंतर्गत आता है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसी के तरह का एक चीज़ है, तो FPO पे भी आप ध्यान दीजिएगा, फार्मर प्रोड्यूसर, हाँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे है इसका एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का टाइप, सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। तो ये देखिए दो चीज़ें हैं, जो फार्मिंग होता है उसका टाइप्स एंड सिस्टम, तो उसके टाइप्स और सिस्टम में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है, एक 5 होता है और एक जो 6 हैं, तो उसको आप ध्यान से पीजिएगा, जैसे कि स्पेसिफिक टाइप, मिक्स टाइप, हाँ, और जो उसके सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स पढ़ लीजिएगा। तो इसको बहुत ही क्लियर कट पढ़िएगा कि आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वो जब क्वेश्चन बनाएगा तो एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बनाएगा कि ये टाइपिंग सिस्टम है, ये फार्मिंग सिस्टम है, ये फार्मिंग टाइप है, ये ऐसे होता है। तो उसको आप जरा एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आपका हो जाएगा, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो ये उनको बहुत फ़ायदा करेगा जिन्होंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से JRF वगैरह की तैयारी कर रखी है। इट्स इम्पॉर्टेंस एंड रोल, हालांकि मैं बता दूं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अगर आप एग्रोनॉमी से MSc कर रहे हैं या फिर और कोई चीज़ से कर रहे हैं, आप आगे कुछ और कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सटेंशन का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए और थोड़ा सी उसकी
जो जो स्कीम चलाई गई थी वो पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा जो आधुनिक युग में जैसे साइबर इंटरनेट या जो भी उसके कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उससे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो आपको एक्सटेंशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे मेथड ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, कम्युनिकेशन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। अब ये जो एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन है, इससे हमेशा से ही आप जानते होंगे कहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे लास्ट वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, जैसे लेगर्ड्स हो गया, या जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है। तो ये वाला आप 5 होते हैं, पाँचों को आप याद कर लीजिएगा कि संख्या उसका कितना है और क्या क्या उनके नाम है, ठीक है। ये मैं आपको समझ लीजिए संभावित प्रश्न बता दे रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर यहाँ से सवाल उठाए जाते हैं। आगे है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ एक्सटेंशन वर्कर एंड फार्मर्स। तो जितने भी प्रोग्राम चले थे वो आपको याद करने होंगे कि कौन सा कब सा चला था। आगे है एक्सटेंशन सिस्टम एंड प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड विजिट यानी TNV, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें आप बस पढ़ लीजिएगा कि इसकी स्थापना कितनी है, कब हुई थी, और इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है और पूरे भारत में कितनी संख्या है। ये मैं देखिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताता भी जा रहा हूँ स्ट्रेटजी कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, किस चीज़ पे कितना टाइम देना है। तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा वक्त नहीं देना है। एक्सटेंशन वगैरह जब आपका एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आए तो ही पढ़िएगा, शुरू से मत पढ़ने लगिएगा। आगे है KVK के साथ NATP, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, IVLP, ये इंस्टीट्यूशन विलेज लिंक प्रोग्राम। ये जितने भी हैं आप एक बार इसको देख लीजिएगा, फुल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या काम है, बस इतना ही पढ़ना, आपको कुछ नहीं से ज़्यादा पढ़ना है। आगे आ गया फार्म मशीनरी का, यानी फार्म मैकेनाइजेशन एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। बहुत छोटा पार्ट है, ज़्यादा परेशान मत हो जाइएगा, लोड मत लीजिएगा, बस थोड़ा सा एक बार उसका ऑब्जेक्टिव एंड ये सब पढ़ लीजिएगा कि क्या है फार्म मैकेनाइजेशन। अब आ गया आपका जेनेटिक्स का पार्ट, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स की जान है, यहीं से शुरू ही होता है जेनेटिक्स, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए इसमें आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप। जो भी मेजर फील्ड क्रॉप्स हैं उनमें क्या क्या प्लांट ब्रीडिंग का हम यूज़ करते हैं, जैसे आपको इसमें मैं बता देता हूँ क्या पढ़ना है। जैसे इमॉस्कुलेशन क्या है, इमॉस्कुलेशन का हिंदी तो मुझे नहीं मालूम, जिसमें नर पराग कणों को हटा देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा जो टेक्निकल टर्म है उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, उनसे सवाल आ सकते हैं, या जो जो उसकी विधियाँ हैं, सिलेक्शन क्या है, हाँ, तो ऐसी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैंने फिर से कहा आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही पढ़ते जाना है, समझते जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आगे है मेथड ऑफ ब्रीडिंग टू सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। अब देखिए ये चीज़ जो मैंने आपको बताया कौन कौन सी विधियाँ, ये यहाँ पर लिख दिया है। ब्रीडिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो वो सिलेक्शन वाला जितने भी 5 है उसको आप पढ़ लीजिएगा। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स दोनों का, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये सब क्या होती है, ये सबको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। हाँ, आगे है इंट्रोडक्शन, ये देखिए दे दिया, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जो जो मैंने आपको पहले बताया, देखिए इन्होंने यहाँ पर सिलेबस में लिख दिया। उसका कारण है कि यही ऐसी चीज़ें जो हर जगह पूछी जाती हैं, चाहे वो कैटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JRF का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपको UP PCS का एग्ज़ाम हो, या फिर हो सकता है UPSC का ही एग्ज़ाम हो। ये ऐसे कुछ पार्ट हैं जो कि आयोग को पूछना ही पूछना है इससे। आगे है सीड टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड टेस्टिंग ऑफ सीड। ये सब नॉर्मल चीज़ें, आपको बस सीड साइंस खोलना है, एक तरफ से इस सब चीज़ों को देखते चले जाना है। रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट सीड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन, तो दोनों आपको देखना है, नेशनल लेवल वाला जो सीड का है और स्टेट लेवल वाला। यानी कि आपको इसमें ये पढ़ना है कि जो स्टेट सीड वाली हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे सीड को प्रमाणित करती हैं, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्रोसेस के अलावा कब इनका स्थापना हुआ था और क्या इनके कार्य हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ें आपको मेंस में भी मदद करेंगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा डीप में बता दे रहा हूँ। आगे है इम्प्रूव्ड सीड हो गया, फिजियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन एंड वाटर इकोनॉमी। तो यानी ये क्रॉप फिजियोलॉजी के जितने पार्ट हैं ये हो गए। अब आगे बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की। तो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या पढ़ना हमें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस। तो इसमें इन्होंने देखिए क्लियरली लिख दिया मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो एक काम कीजिएगा, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, तो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ लीजिएगा, उसका जो पुराना कॉन्सेप्ट भी एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं ज्ञान तो बेकार जाता नहीं। और इन्होंने लिखा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा कि आधुनिक वर्गीकरण क्या कहता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और कैसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं।
आगे है एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो ये दोनों आपको पढ़ना है, जो हवा O2 की उपस्थिति में हो, जो O2 की अनुपस्थिति में हो, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। आगे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये वृद्धि एवं विकास, ये आपको इसमें अंतर क्या है ये जान लेना है। वृद्धि कैसे कार्य करता है या कब होता है, विकास क्या होता है, विकास मीन्स होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। और जो इसका एक मेजर जो अंतर है उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अंतर। तो उसको आप देख लीजिएगा कि कौन सा क्वालिटेटिव है कौन सा क्वांटिटेटिव है, दोनों पे फोकस कीजिएगा। आगे है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। तो पीजीआर किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे मेन कड़ी है, ये सभी जानते हैं। तो पीजीआर आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे कौन सा पीजीआर किस में मदद करता है, क्या क्या अंतर है पीजीआर और फाइटो हार्मोन्स में, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे है आगे देख लेते हैं, जो कि है आई थिंक हॉर्टिकल्चर का पार्ट शुरू हो गया। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट्स। तो जितने भी मुख्य फल हैं, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, यानी हॉर्टिकल्चर के जो तीनों मेन कैरेक्टर हैं, फल, सब्जी और जो सुगंधित एवं औषधीय पौधे हैं, उनका पैकेज एंड प्रैक्टिसेस एंड साइंटिफिक बेसिस फॉर द सेम। तो ये जो उन्होंने कहा है कि इसका जो प्रैक्टिस है, क्या क्या करते हैं, मतलब कि इन पौधों का हम खेती कैसे करते हैं एक सरल शब्दों में। इसके अलावा हम इसमें क्या क्या मुख्य क्रियाएं करते हैं, जैसे किसी किसी प्लांट में कई सारे टर्म हैं कि उसका हम प्रूनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, ऐसे कई सारे टेक्निकल टर्म हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, वो आपको मिल जाएंगे जब आप किताब खोलेंगे हॉर्टिकल्चर का। आगे है प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये क्या क्या फलों को सुरक्षित और सब्जियों को सुरक्षित रखने के तरीके हैं, उनके सिद्धांत हैं, ये आपको देखना है। आगे है फ्लोरिकल्चर इंक्लूडिंग रेजिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। फ्लोरिकल्चर का पार्ट इसमें दे दिया इन्होंने कि और उसमें इंक्लूड करके रेजिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी फ्लोरिकल्चर के अंडर ही ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात कर रहे हैं। आगे है डिजीज एंड पेस्ट ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल सीरियल्स, पल्सेज, ऑयलसीड, फाइबर, शुगर एंड कैश क्रॉप्स ऑफ यूपी एंड मेजर्स टू कंट्रोल प्लांट डिजीज़। अब इन्होंने देखिए लास्ट में वो लाइन आखिर लिखी दिया जो मैंने शुरू में आपको बताया था, हालांकि इन्होंने शुरू में लिखा नहीं था, कि जो डिजीज़ एंड डिसऑर्डर हैं वो यूपी के जितने भी आपके फल हैं, सब्जी हैं, या फिर आपके सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड हैं, फाइबर्स हैं, शुगर एंड कैश क्रॉप्स हैं, इनके आपको बीमारियां क्या क्या लग सकती हैं और इनमें विकार, डिजीज़ एंड डिसऑर्डर में यही अंतर है कि वो ये लिविंग से संबंधित है डिजीज़, एंड जो डिसऑर्डर है वो नॉन लिविंग से संबंधित है। अगर समय मिला तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी जो अंतर वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको स्पेसिफिक तरीके से क्लियर कर दूंगा डाउट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, हालांकि अधिकतर लोग तो जानते हैं सब चीज़ें, लेकिन जो नहीं जानते उनको मदद करेगा। कहाँ तक हुआ था ये, आगे है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। तो ये IPM आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसी को IPM बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। हालांकि यहाँ पर शब्द थोड़े गलत लिखे हैं लेकिन ठीक है। तो IPM एंड IDM आपको पढ़ना है। अब फिर से आप IPM पढ़ने बैठेंगे एक बार, अगर आप शुरुआत में पढ़ेंगे, हालांकि अधिकतर लोग तो पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा है जिसका पाला अभी तक इस चीज़ों से नहीं पढ़ा हुआ है और वो आना चाहता है इस क्षेत्र में, तो मैं बताऊँ आप शुरू करेंगे पढ़ने बैठने तो आपको बहुत ही बोरिंग फील होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी थ्योरी ही है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आप इसके लिए डरिएगा मत, बस शुरुआत ऐसे कीजिएगा। IPM का आप मतलब कब आया कॉन्सेप्ट वो पढ़ लीजिएगा, किसने लाया। IPM का मूल कॉन्सेप्ट क्या है ये जान जाइएगा, कि मेन यही है कि कैसे हम तुरंत ही हम ज़्यादा मुख्य चीज़ें ना प्रयोग करें, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह, अगर ज़रूरत पड़े करते हैं, लेकिन शुरुआत हम करते हैं फिजिकल तरीके से, कैसे हम दूर कर सकते हैं। जैसे फसलों में अगर वीड है तो वीड को हम कैसे हटा सकते हैं हाथों से या फिर अन्य तरीक़ों से, ये मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, इसमें आपको मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ पूरा। या फिर IPM हो गया तो कैसे हम ट्रैप लगा के पेस्ट को पकड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आप एक बार परेशान होंगे, लेकिन समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और किसी ऑथेंटिक स्रोत से पढ़िएगा, ऐसी किसी चीज़ से मत पढ़ने लगिएगा। आजकल वैसे कई सारे PDF आ रहे हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आगे चलता हूँ। फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ट्रेंड्स इन इंडिया, ऐसी चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जो लोग सोचते हैं इससे क्या ही पूछ सकता है, तो अब इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि पूरे यूपी में और पूरे भारत में कितना फ्रूट कंजम्पशन चल रहा है अभी, क्या ट्रेंड्स है पूरे भारत में। देखिए इन इंडिया लिखा हुआ है। दूध का क्या है ये भी देख लीजिएगा, फल का क्या है ये भी देख लीजिएगा, सब्जी का क्या चल रहा है ये भी देख लीजिएगा, कितना एक दिन में एक व्यक्ति को
डाइट में ज़रूरत है, कितना वो खा रहा है, क्या कुपोषण है, क्या नहीं है, ओवर है, एंड इन चीज़ों को आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आगे है नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज़। तो विश्व स्तर पे और भारत स्तर पे क्या क्या खाद्यान्न नियम या कानून चलें, ये देख लीजिएगा। प्रोक्योरमेंट्स, उनका सुरक्षा कैसे किया जा रहा है, बचाव या फिर संरक्षण कैसे किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण कैसे हो रहा है। प्रोसेसिंग, उनका प्रक्रिया क्या, एंड प्रोडक्शन कांस्टेंट, और उनके उनको प्रोडक्शन में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये दोस्तों था 80 क्वेश्चन का सिलेबस, जो कि 80 सवाल आने वाले हैं, उसका ये था प्री का सिलेबस। अब आपको ये पहाड़ जैसा सिलेबस देखकर डर तो लगा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये कुछ भी नहीं है। एक बार आप ठान लीजिए, आपके पास इतना मान लीजिए 90 से 100 दिनों का वक्त है, और इन दिनों में आप अगर एक दिन में एक भी टॉपिक अगर आपने उठाया और दिन में आपने उसे बस 2 घंटे दिया, तो मेरा ये मानना है कि आप एग्रीकल्चर वाला पक्ष 80 में से आप 60 से 65 क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे, सही करेंगे वो भी। क्योंकि यूपी पीएससी का कोई ऐसा नहीं है कि आपको जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको स्पेशलिस्ट बना रहा है। ये जर्नलिस्ट होने का पेपर है, ना कि स्पेशलिस्ट होने का। जर्नलिस्ट मीन्स कि आपको हर चीज़ों का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान है। तो इन चीज़ों को आप फोकस कीजिएगा, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं पूरी मदद करूँगा। और आने वाले समय में मेरा ये विचार है कि मैं फ्री में बच्चों को जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ला कर पूछ लिया कीजिए। अगर मुझे लगा कि एक ही प्रॉब्लम ज़्यादा बच्चों को आ रही है, तो उस पर मैं वीडियो बनाकर आप सभी के प्रॉब्लम्स दूर कर दूँगा। और पढ़ने के स्रोत तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा आप हर जगह से पढ़िए। मेरा कोई ये इरादा नहीं कि आप यहीं पर रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि जब वीडियोज़ आएँ तो तुरंत आपके पास आ जाएँ, आपको भटकना ना पड़े। हालाँकि ये मैंडेटरी नहीं है, आपका मन। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आपको आज के लिए अलविदा। आगे फिर मिलते हैं मेंस के सिलेबस के साथ। धन्यवाद।